बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मोल संकल्पना, जो कि कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का प्रथम अध्याय रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं से लिया गया है। क्या आप जानते हैं मोल क्या है वास्तव में? नहीं? तो आइए हम इसे समझते हैं। प्रायः हम वस्तुओं को काउंट करने के लिए या गणना करने के लिए कई प्रकार की इकाइयों को या यूनिट्स को उपयोग में लाते हैं। जैसे 12 वस्तुओं के लिए हम 1 दर्जन का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार 144 वस्तुओं के लिए 1 ग्रॉस और इसी प्रकार 100 वस्तुओं के लिए 1 सैकड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन इकाइयों को उपयोग करते समय हम वस्तुओं के नेचर को ध्यान में नहीं रखते। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार के वस्तुओं के ये यूनिट्स समान होते हैं। जैसे यदि हम कहें 1 दर्जन बुक्स, इसमें 12 पुस्तकें ही आएंगी। 1 दर्जन सेब, यहाँ पर भी 12 सेब ही आएंगे, जबकि दोनों चीज़ें अलग अलग व्यवहार की हैं। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ सेब, लेकिन जब 1 दर्जन का यूनिट का इस्तेमाल हुआ तो वहाँ पर 12 उसके साथ में जुड़ गया। इसी प्रकार जब वैज्ञानिक भी परमाणु, अणु और आयंस आदि को काउंट करने के लिए कोई यूनिट अगर चाहते हैं तो उस समय वे इस इकाई मोल का इस्तेमाल करते हैं। 1 मोल बराबर होता है 6.02 गुणित 10 का घात 23 कण। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 6.022 गुणित 10 का घात 23 कणों के झुंड को या कलेक्शन को 1 मोल कहा जाता है। यह एवोगैड्रो संख्या भी कहलाता है। इस संख्या को, जिसे हम 6.022 गुणित 10 का घात 23 कहते हैं, इसे एवोगैड्रो नियतांक या एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। इसका संकेत है Na। इसके पीछे कारण यह है कि इसमें हम N मतलब 19th सेंचुरी और A मतलब एमिडियो एवोगैड्रो, इसके द्वारा हम 19th सेंचुरी के इटली के महान वैज्ञानिक एमिडियो एवोगैड्रो को सम्मान देते हैं। अर्थात उनके सम्मान में ही इसका संकेत Na लिखा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किन्हीं कणों का एक एवोगैड्रो नंबर ही 1 मोल है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम, अर्थात हमारा तात्पर्य है 6.022 गुणित 10 का घात 23 H एटम अर्थात हाइड्रोजन एटम से। जब हम कहते हैं 1 मोल H2 मॉलिक्यूल, इसका मतलब 2 गुणित 6.022 गुणित 10 का घात 23 H परमाणुओं से है। या हम इसे 6.02 गुणित 10 का घात 23 H2 अणु भी कह सकते हैं। जब हम कहते हैं 1 मोल पानी के मॉलिक्यूल या पानी के अणु, इसका तात्पर्य यह है कि हम बात कर रहे हैं 6.02 गुणित 10 का घात 23 पानी के अणुओं का। या फिर अगर हम इसमें H एटम को देखना चाहें या H परमाणु को देखना चाहें, तो यहाँ पर क्योंकि संकेत है H2O अर्थात 2 हाइड्रोजन एटम हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि 2 गुणित 6.02 गुणित 10 का घात 23 H के परमाणु हैं यहाँ पर। इसी प्रकार अगर हमको इसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं को देखना है, तो इसमें क्योंकि संकेत में H2O में एक ही O है, इससे यह पता चलता है कि इसमें 6.022 गुणित 10 का घात 23 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। इसी प्रकार अगर हमें सोडियम प्लस आयन के 1 मोल में आयनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो वह संख्या होगी 6.02 गुणित 10 का घात 23 सोडियम प्लस आयन। ध्यान देने वाली बात यह है कि एवोगैड्रो नंबर Na का वास्तविक मान 6.022137 इंटू 10⁻23 होता है। हालांकि सरलता के लिए अधिकतर गणनाओं में हम इसका मान 6.022 गुणित 10 घात 23 लेते हैं। प्यारे बच्चों,
आपके दिमाग में एक जिज्ञासा से भरा हुआ प्रश्न आ रहा होगा, और जो स्वाभाविक भी है, कि वैज्ञानिकों ने आखिर यह कठिन नंबर 6.022 गुणित 10 घात 23 ही क्यों चुना। अगर उन्हें चुनना होता एक मोल के लिए तो वे इसके बदले में सरल अंक जैसे 10 घात 3, 10 घात 6 आदि भी चुन सकते थे। आपका कहना बिल्कुल भी सही है, लेकिन कुछ न कुछ तर्क है, वही हम समझने जा रहे हैं यहाँ पर। वास्तविक तथ्य यह है कि रासायनिक विज्ञानी जो होते हैं वो परिभाषा को देने के लिए संख्यात्मक शब्द, क्वांटिटिव जो वर्ड होता है, को ज़्यादा महत्व देते हैं, जिसे आसानी से गिना जा सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु और अणु इतने ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें गिना नहीं जा सकता। यहाँ तक कि इन्हें हम गिनना भी अगर चाहें तो वो दिखाई देने चाहिए, परंतु बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी वे दिखाई नहीं देते। इसलिए किसी भी सैंपल में परमाणु या अणुओं के वास्तविक संख्या को बता पाना अत्यंत कठिन कार्य है। इसलिए जब कणों की संख्या अत्यधिक हो तब उनको गिनने की अपेक्षा उनको तौलना या वेट करना ज़्यादा सरल हो जाता है। इसलिए मोल को वास्तविक रूप में द्रव्यमान मास के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसी आधार पर रसायन वैज्ञानिकों ने एक मानक संख्या को चुना, जो कि कार्बन के समस्थानिक कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के उस मात्रा को जिसमें कि उतने ही कण, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, होते हैं जितने कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु उपस्थित हैं। इसलिए कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं को संख्या को ज्ञात करने के लिए पहले हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन 12 के द्रव्यमान को ज्ञात कर लेते हैं, और यह संख्या आई 1.992648 गुणित 10 घात ऋण 23 ग्राम। अब कार्बन 12 के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए हमने इसको इस व्यंजक से सिद्ध किया, जिसमें 12 ग्राम प्रति मोल ऑफ कार्बन 12 अर्थात कार्बन 12 के 12 ग्राम प्रति मोल बटे जो अभी हमने बताया कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन 12 के द्रव्यमान को ज्ञात किया गया था। यह मान था 1.992648 गुणित 10 घात ऋण 23 ग्राम कार्बन के प्रति एटम। यह भागित करने पर मान आता है 6.022137 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल। अतः हम कह सकते हैं कि एक मोल में 6.022137 इंटू 10⁻23 कण, परमाणु, अणु या आयन होते हैं। सरलता के लिए इसे हम 6.022 गुणित 10 घात 23 या एवोगैड्रो कांस्टेंट लेते हैं। तो बच्चों, क्या आपने समझ लिया कि मोल क्या है और यह संख्या कहाँ से आई? शायद आपने कुछ समझ लिया होगा या आपने जान लिया होगा कि यह संख्या ऐसे ही किसी ने नहीं दी, बल्कि प्रयोगात्मक रूप से यह मान आया है। यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बातें यह भी हैं कि जब हम मोल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो यह अवश्य बताएं कि उसमें किस प्रकार के कण हैं, क्योंकि कुछ केसेस में यह क्लियर नहीं हो पाता कि जब हम एक मोल परमाणु की बात करते हैं तो वास्तव में वो एक मोल परमाणु ही है या एक मोल अणु है। जैसे कि यदि हम एक मोल हाइड्रोजन कहें तो इसका मतलब यह है कि हम प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हाइड्रोजन अर्थात H2 की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा तात्पर्य H एटम से था। लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ हाइड्रोजन कहा, एक मोल हाइड्रोजन कहा, तो उसका मतलब एक मोल H2 अर्थात एक हाइड्रोजन के अणु से है। तो यहाँ पर भ्रांतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए अवश्य रूप से हमें यह बताया जाना चाहिए या हमें यह संकेत जरूर दिया जाना चाहिए कि उसमें किस प्रकार के कण हैं।
मुझे लगता है कि आपने यह समझ लिया है कि एक मोल का अर्थ क्या है, एक मोल में कितने कण होते हैं और यह कहाँ से आया। आइए इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए, इसे अभ्यास करने के लिए हम कुछ प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न है आप लोगों के लिए बच्चों कि सल्फर का जो संकेत है S8, अर्थात एक सल्फर के अणु में 8 परमाणु हैं, यही उसका संकेत है। S8 अणु के 0.1 मोल में सल्फर के कितने परमाणु तथा कितने अणु उपस्थित हैं, यह आपका प्रश्न है। चलिए पहले हम अणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो 1 मोल S8 अणु 1 मोल अगर हैं तो बराबर हो गया 6.022 × 10⁻23 अणु। यह हम लोगों ने सीखा अभी। प्रश्न में पूछा गया है 0.1 मोल S8 अणु में कितने अणु हैं। तो उस आधार पर अगर ये 1 मोल होता तो 6.022 × 10⁻23 अणु होता, पर क्योंकि यहाँ पर मोल की संख्या 0.1 मोल है, इसलिए हम एवोगैड्रो संख्या को गुणा करेंगे दिए गए प्रश्न में दिए गए मान 0.1 से, तो यह मान आती है 6.022 × 10⁻22 अणु। इसी प्रकार प्रश्न के अगले भाग में पूछा गया है कि इसमें कितने परमाणु हैं। तो हम जानते हैं कि सल्फर 8 S8 के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु हैं। यहाँ पर हमारे पास अणुओं की संख्या कुल है 6.022 × 10⁻22 अणु। तो इसमें अगर हमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हम इस संख्या को 8 से गुणा करते हैं, तो यह संख्या आती है 4.816 × 10⁻23 परमाणु। तो प्यारे बच्चों, हमने आज मोल संकल्पना के प्रारंभिक जो स्तर है कि मोल क्या है, यह कहाँ से आया, ये किस प्रकार की यूनिट है, कब इस्तेमाल की जाती है, इसके इस्तेमाल करने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और यह मान एवोगैड्रो नियतांक कहाँ से आया, या Na का संकेत का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीखी। साथ ही साथ हम लोगों ने परमाणु और अणु की संख्या भी ज्ञात की, अगर हमें प्रश्न में मोलों की संख्या दी गई है तो। अगले भाग में जब हम अध्ययन करेंगे तो मोल से संबंधित जो गणितीय प्रश्न होंगे उसे हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।